सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नोट में। तो अपने 20 साल से ज़्यादा लंबे की जर्नी में एमसीयू ने हमें काफ़ी सारी मूवीज़ दी और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किए। वहीं कुछ कैरेक्टर्स ऐसे रहे जिन्हें फैंस ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया और स्पेशली कॉमिक बुक फैंस ने भी बहुत इस सारे कैरेक्टर्स को पसंद नहीं किया। बेसिक रीज़न यही रहा कि उन्होंने कॉमिक कैरेक्टर्स को जो है लाइव स्क्रीन में दिखाया तो सही, बट उनकी ऑरिजिन चेंज कर दी, या तो उनकी पर्सनैलिटी चेंज कर दी, या तो उन्हें पूरे तरीके से ही चेंज कर दिया, जिस वजह से कॉमिक बुक फैंस को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ही मार्वल कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूं जो कॉमिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है, बट एमसीयू में उन्हें पूरे तरीके से रून कर दिया गया है। और मैं यहाँ जो है मैंडरिन को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, भले ही वो बहुत ही बड़ा मजाक था, बट अपकमिंग मूवी शैंची एंड द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग में हमें रियल मैंडरिन देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं एमसीयू से कनेक्टेड टीवी शोज़ के कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड यहाँ पे नहीं करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, मैलेकिथ। अब अगर देखा जाए तो थॉर द डार्क वर्ल्ड एमसीयू की इतनी ज़्यादा बड़ी सक्सेसफुल मूवी नहीं रही थी और फैंस में जो है इस मूवी को लेके जो है हाइप तो बनी थी, बट मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। रीज़न ये था कि मूवी उतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं बनाई गई थी, जबकि थॉर जैसे बेहतरीन कैरेक्टर की मूवी थी। ऊपर से मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, बट इन सब के अलावा इस मूवी में मैलेकिथ हमें मेन विलन के तौर पर देखने को मिला था। और अगर तुम लोग कॉमिक्स को फॉलो करते हो, थॉर की कॉमिक्स को फॉलो करते हो, तो तुम्हें पता होगा कि मैलेकिथ जो है कितना बड़ा विलन है। इसने वॉर ऑफ रियम्स जैसी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन में बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें करके दिखाई है और मैलेकिथ सच में मार्वल कॉमिक्स का काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर है। लेकिन एमसीयू के अंदर इस कैरेक्टर को पूरे तरीके से रियून कर दिया गया। सही बात कही जाए तो मैंडरिन के तरह ही जो है मैलेकिथ के साथ भी सेम चीज़ हुई, बट मैलेकिथ का जो लुक था, मैलेकिथ की जो एबिलिटीज़ थी, वो उससे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई नहीं गई। साथ ही साथ इसका जो मोटो था वो भी हमें साफ तरीके से पता नहीं चल पा रहा था, जिस वजह से थॉर द डार्क वर्ल्ड तो सक्सेसफुल नहीं रही, ऊपर से ये विलन भी एक काफ़ी बुरे विलन के तौर पर हमें देखने को मिला, जबकि कॉमिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें पूरी की पूरी गलती एमसीयू की थी कि उसने मैलेकिथ जैसे आइकॉनिक विलन को रियून कर दिया। नंबर 9, अमेडियस चो। अब आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये तक नहीं पता होगा कि अमेडियस चो एमसीयू में हमें देखने को मिल चुका है। अब अमेडियस चो हमें एक्चुअल में देखने को मिला था 2009 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, और सही बात की जाए तो मैंने भी पहले और दूसरी बार में इस कैरेक्टर को पहचाना नहीं था। अब तुम अगर मूवी को बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें एक साइड कैरेक्टर मूवी में देखने को मिलता है जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम रहता है और उसे अमेडियस चो बताया जाता है। और बेसिकली अमेडियस चो जो है कॉमिक्स में हमें आगे चल के टोटली ऑसम हल्क के तौर पे देखने को मिला है। अब इसमें हम लोग टोटली कह नहीं सकते हैं कि अमेडियस चो को पूरे तरीके से रियून किया गया है, बट मूवी में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल दिया जा सकता था, बट उसे जो है प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं मिली। और उसके बाद तो ये कैरेक्टर जैसे जो है बाकी एमसीयू मूवीज से गायब ही हो गया। अगर एमसीयू चाहता तो अमेडियस चो को जो है आगे चल के काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता था, उसके ऊपर एक सोलो मूवी भी बना सकता था। लेकिन जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एमसीयू के पास एट दैट टाइम हल्क के प्रॉपर राइट्स नहीं थे, बट इसके बावजूद भी उन लोगों ने अमेडियस चो को जो है कह सकते हो कि अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया और इतने ब्रिलियंट कैरेक्टर को भी उन्होंने पूरे तरीके से रियून कर दिया और बहुत से लोगों ने तो इस कैरेक्टर को नोटिस तक नहीं किया। नंबर 8, अल्ट्रॉन। अब अल्ट्रॉन हमें देखने को मिला एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ऑनेस्टली उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की मूवी नहीं थी जितनी हम लोगों ने एवेंजर्स 1 और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवी देखी है। बट इसके बावजूद भी इसमें अगर हमें अल्ट्रॉन देखने को मिलने वाला था तो फैंस के बीच में ये था कि भाई कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा किस्म का विलन आने वाला है, क्योंकि कॉमिक्स में अल्ट्रॉन कैसी कैसी चीज़ें कर चुका है ये तुम लोग जानते हो, कॉमिक बुक फैंस काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। बट क्या मूवी में ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा लेम दिख रहा था, ऊपर से ये जोक्स मार रहा था जो बिल्कुल भी फ़नी नहीं थे। तो ओवरऑल अगर देखें तो अल्ट्रॉन को ये लोग आगे चल के जो है यूज़ कर सकते थे, अल्ट्रॉन को जो है थैनोस के लेवल का विलन बना सकते थे। एंड अभी भी हमें पता नहीं है कि अल्ट्रॉन कम्प्लीटली एमसीयू में जो है डिस्ट्रॉय किया गया है, विजन ने उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया भी था या नहीं, कुछ पता नहीं है। कुछ फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग अल्ट्रॉन अभी भी एग्जिस्ट करता है एमसीयू में और ये हो सकता है ये पॉसिबल भी हो। बट अगर हम लोग उस मूवी के हिसाब से देखें, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के हिसाब से देखें, तो वहाँ हमें अल्ट्रॉन जो है अपने कॉमिक लुक में बिल्कुल नहीं नज़र आया। ना ही वो कॉमिक एक्यूरेट था, ना ही उसकी पर्सनैलिटी वैसी थी, और ना ही उसका मोटो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा आइकॉनिक विलन होने के बावजूद भी जो है एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी चली नहीं कुछ खास। भले उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा हो, लेकिन फैंस ने उतना ज़्यादा मूवी को पसंद नहीं किया जितना एवेंजर्स के पिछले पार्ट यानी कि एवेंजर्स 1 को किया गया था। और उसके बावजूद भी अल्ट्रॉन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को कह सकते हो कि एमसीयू ने एक तरीके से रियून कर दिया। नंबर 7, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर।
अब कॉमिक बुक राइटर्स, कॉमिक बुक रीडर्स ड्रैक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इफ़िशिएंट रहे हैं, क्योंकि इस कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रहा है कॉमिक्स के अंदर। भाई ये कैरेक्टर ही वो कैरेक्टर है जिसने थैनोस की जान ली थी, और वो भी कोई छोटे-मोटे तरीके से नहीं। ड्रैक्स कॉमिक में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब लिटरली कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर जैसे कैरेक्टर तो इसके आस-पास भी नहीं आते हैं पावर लेवल के मामले में। और कह सकते हो कि ड्रैक्स एक काफ़ी बड़ा कंपटीटर है कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर्स के लिए। बट इसके बावजूद भी ड्रैक्स को एमसीयू में एक फ़नी कैरेक्टर और एक डम कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया है। एक तो डेव बटिस्टा जैसे बड़े एक्टर को लेने के बावजूद भी जेम्स गन ने इस कैरेक्टर को काफ़ी बुरी तरीके से दिखाया। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 जो है कई हद तक बहुत ही बढ़िया मूवी थी, और मैं वॉल्यूम 2 को भी बुरा नहीं कहूँगा, कुछ लोग कहते तो है, लेकिन वॉल्यूम 2 भी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। बट इसके बावजूद भी ड्रैक्स को कॉमिक एक्यूरेट कहीं से भी नहीं रखा गया। ड्रैक्स कई हद तक एक माइंडलेस कैरेक्टर था, और कॉमिक में तो इस कैरेक्टर ने अकेले थैनोस को जो है हरा दिया था, लेकिन मूवीज़ के अंदर तो ये थैनोस के आसपास भी नहीं नज़र आ रहा था। तो कह सकते हैं कि एमसीयू के अंदर ड्रैक्स को पूरे तरीके से रियून कर दिया गया है। नंबर 6, कलेक्टर एंड ग्रैंड मास्टर। अब कॉमिक्स में ये दोनों ही कैरेक्टर्स भाई हैं, ये दोनों ही कैरेक्टर्स एल्डर्स ऑफ द यूनिवर्स हैं, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। बेसिकली ग्रैंड मास्टर को तुम लोगों ने थॉर रैग्नारॉक में देखा है, मतलब लिटरली एक घटिया कैरेक्टर और ज़बरदस्ती एक फ़नी कैरेक्टर बनाने की कोशिश की गई है। और अगर तुम लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ग्रैंड मास्टर कॉमिक्स के अंदर एक्चुअल में ओडिन से भी ज़्यादा पावरफुल है, और वहीं कलेक्टर ग्रैंड मास्टर से थोड़ा ही वीक है, लेकिन कह सकते हो कि कलेक्टर भी ओडिन के ही कह सकते हो कि पीक पर है, या तो ओडिन से भी ज़्यादा पावरफुल है, हमें कोई स्टोरी लाइन में देखने को मिला है। अब ये दोनों ही कैरेक्टर्स मूवीज़ में बहुत ही ज़्यादा लेम दिखाए गए हैं। कह सकते हो कि इन्हें जानबूझ के फ़नी कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया, इनकी पावर्स को ज़रा सा भी नहीं जो है मैच कराया गया है कॉमिक्स के रिगार्डिंग। कलेक्टर को तो जो है एक बार पावर स्टोन से कॉमिक में अटैक किया जाता है, फिर भी कलेक्टर को कुछ होता नहीं है, और अगर तुम लोग एमसीयू के कलेक्टर को देखोगे तो उसे तो कोई नॉर्मल बीइंग भी मार के तोड़ के चला जाएगा। तो इस वजह से तुम समझ सकते हो कि इतने ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स जिनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ कॉमिक्स में ओडिन के भी ऊपर है, उन कैरेक्टर्स को भी एमसीयू ने कितनी बुरी तरीके से रियूंड करके रख दिया अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। नंबर 5, स्टार लॉर्ड। अगेन मैं ये कहूँगा कि जेम्स गन एक काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की दोनों मूवीज़ को बहुत ही बढ़िया बनाया है, बट स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर को भी एक मजाक की तरह दिखाया गया है। अब देखो, अगर तुम लोग ये सोचते हो कि कॉमिक्स में भी स्टार लॉर्ड नल्ला है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स के अंदर स्टार लॉर्ड एक काफ़ी सीरियस कैरेक्टर है। हाँ, वो एक फ़नी कैरेक्टर है, लेकिन वो अपने मिशंस को लेके, अपने जो है मोटोस को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है। इसने कई बार तो अपनी जान भी लगभग दे ही दी थी कॉमिक्स में, विलन को हराते हुए या अपने किसी फ्रेंड को बचाते हुए। बेसिकली स्टार लॉर्ड की कॉमिक्स में काफ़ी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन रही है। भले ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की स्टोरी लाइन्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कॉमिक्स जो है उतनी ज़्यादा पॉपुलर ना हो, बट मूवी में जिस तरीके से दिखाया गया है तो स्टार लॉर्ड को एक बेवकूफ़ कैरेक्टर, एक डम कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया है। और इन्फिनिटी वॉर में इसने जो किया उसके बाद तो इसकी कह सकते हो कि इमेज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है एमसीयू में। लेकिन कॉमिक्स के अंदर स्टार लॉर्ड एक काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर है, एक्चुअल में आइकॉनिक कैरेक्टर है, और स्टार लॉर्ड उन बींग्स में से एक है जिसने थैनोस को डिफीट किया है। और मूवीज़ में तुम लोग जानते हो कि इसका क्या हाल हुआ है, तो फिर इसके बारे में ज़्यादा बात करना बेकार ही होगा। इतना समझ लो कि इस कैरेक्टर को काफ़ी बुरी तरीके से रियून किया गया है एमसीयू के अंदर। नंबर 4, हॉकाई। अब कॉमिक्स के अंदर मुझे पर्सनली हॉकाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस कैरेक्टर का रोल हर स्टोरी लाइन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इतना ही समझ लो कि हॉकाई जो है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बाद हमें सबसे ज़्यादा बार एवेंजर्स को लीड करते हुए नज़र आया है, और एवेंजर्स 1 से लेके एवेंजर्स एंड गेम तक इस कैरेक्टर को एक साइड कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया है, जो सबसे बड़ी गलत चीज़ हमें देखने को मिली है, क्योंकि हॉकाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एमसीयू चाहे तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे दिखा सकता था। अब हमें हॉकाई के ऊपर एक टीवी सीरीज़ देखने को मिलने वाली है, बट वो भी एक्चुअल में हॉकाई के ऊपर नहीं होगी, वो केट बिशॉप के ऊपर होने वाली है। अगर देखा जाए तो जब ये न्यूज़ आई थी कि हमें जो है हॉकाई अब रॉनिन के तौर पे देखने को मिलेगा, तो फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ी थी कि हो सकता है कि एंड गेम में अब फाइनली हॉकाई का एक इंपॉर्टेंट रोल रहे। लेकिन अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो एंड गेम में ये कैरेक्टर सिर्फ इन्फिनिटी गॉन्टलेट को लेकर भाग रहा था। तो इस वजह से कह सकते हो कि हॉकाई को काफ़ी बुरा तरीके का कैरेक्टर दिखाया गया है, एक्चुअल में एक साइडकिक कैरेक्टर के तौर पे ज़्यादा दिखाया गया है, जबकि कॉमिक्स में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवेंजर्स की स्टोरी लाइन्स के अंदर। नंबर 3, क्रॉसबोन्स।
अब क्रॉसबोन्स हमें सबसे पहली बार कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखने को मिला था और वहाँ इस कैरेक्टर में थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिख भी रहा था और फैंस इतना तो जान गए थे कि आगे चल के क्रॉसबोन्स जो है एवेंजर्स की नाक में दम कर ही सकता है। और क्योंकि कॉमिक्स में कह सकते हो कि कई हद तक ये कैप्टन अमेरिका का सबसे बेस्ट विलन है आफ्टर रेड स्कल, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एमसीयू के फ्यूचर में। देन ये हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने को मिला थोड़े बहुत कॉमिक एक्यूरेट लुक के अंदर, बट उसके बाद से ही ये कैरेक्टर कह सकते हो कि एमसीयू का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहा। अब बेसिकली इसे सिविल वॉर में ही काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिला और कैरेक्टर को पूरे तरीके से रियून कर दिया गया। अब क्रॉसबोन जो है कॉमिक में काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर है, इसकी बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये एक ऐसा विलन है जिससे फैंस कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्रॉसबोन को एक साइड कैरेक्टर ही बना के छोड़ दिया एमसीयू ने। और क्रॉसबोन का जो पोटेंशियल था ना, वो कई हद तक स्टार लॉर्ड और हॉकाई के कैरेक्टर से ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता था एमसीयू में, बट एमसीयू ने वैसा ही किया जो वो करता आया है। बेसिकली उसने काफ़ी सारे विलन्स को लेम बनाया है, भले बात करें मैलेकिथ की, मैंडरिन की या येलो जैकेट की, और यही सेम चीज़ जाती है क्रॉसबोन्स के साथ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो याद तक नहीं होगा कि क्रॉसबोन हमें विंटर सोल्जर में देखने को मिला था। क्रॉसबोन का इंपॉर्टेंट रोल रह सकता था सिविल वॉर के अंदर, बट स्टिल इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। नंबर 2, हल्क। अब हल्क मार्वल कॉमिक्स का फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। बेसिकली थैनोस जैसा बीइंग भी कॉमिक्स में इससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट लेने से डरता है। हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। अब द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में जब हमें हल्क देखने को मिला था एडवर्ड नॉर्टन का, तो उसमें एक्चुअल में पोटेंशियल दिख रहा था, लेकिन उसके बाद जो है क्या किया गया, कास्ट को चेंज कर दिया गया। देन हमें एवेंजर्स 1 में हल्क देखने को मिला, वहाँ पे भी हल्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहा था और हल्क में पोटेंशियल दिख रहा था, बट उसके बाद धीरे धीरे इसके पोटेंशियल को डाउनग्रेड कर दिया गया और एवेंजर्स एंड गेम आते आते तो ये कैरेक्टर पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है एमसीयू के अंदर। बेसिकली एमसीयू ने इस कैरेक्टर को पूरे तरीके से रियून कर दिया है। जब हमें ये पता चला था कि ये हमें प्रोफेसर हल्क के तौर पे देखने को मिलेगा एवेंजर्स एंड गेम में, तो फैंस को लगा था कि जिस तरीके से कॉमिक में प्रोफेसर हल्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब प्रोफेसर हल्क में जो है हमें कॉमिक में स्टोरी लाइन देखने को मिली है, तो वहाँ पे देखने को साफ साफ मिलता है कि उसके पास ब्रूस बैनर का दिमाग होता है और हल्क की एबिलिटीज़ होती है। बट यहाँ तो बस हमें ऐसा ही लग रहा था मूवीज़ के अंदर देख के कि इसके पास ब्रूस बैनर का दिमाग तो है, बट वही फिजियोलॉजी लेके बैठा हुआ है और ये अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को सही से यूज़ भी नहीं कर पा रहा है। तो इसके बाद तो मुझे नहीं पता कि अब हल्क के साथ एमसीयू में आगे क्या होने वाला है। खैर रूमर्स के अकॉर्डिंग तो हल्क के प्रॉपर राइट्स एमसीयू के पास वापस आ चुके हैं, तो अगर एमसीयू चाहे तो वो वर्ल्ड वॉर हल्क और फ्यूचर इम्परफेक्ट जैसी स्टोरी लाइन्स को फॉलो करके काफ़ी अच्छी हल्क की सोलो मूवी बना सकता है। बट स्टिल अगर अभी तक हम लोग देखें तो हल्क को काफ़ी बुरे तरीके से रियून्ड किया गया है एमसीयू के अंदर। नंबर 1, स्पाइडरमैन। अब बहुत से लोग शायद स्पाइडरमैन को इस लिस्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हों। बेसिकली वही लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे जिन्हें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद आया हो या वो कॉमिक बुक फॉलोज नहीं करते हों। अब देखो, स्पाइडरमैन होम कमिंग जब मैंने देखी थी, जब ज़्यादातर फैंस ने देखी थी, तो उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। मूवी के एंड होते होते हमें इतना समझ में तो आ ही गया था कि ये कैरेक्टर साइड किक बनता जा रहा है, लेकिन फैंस ने नोटिस नहीं किया क्योंकि मूवी ज़बरदस्त थी। फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और स्पेशली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें ये साफ देखने को मिल जाता है कि भाई कैरेक्टर की क्या औकात दिखाई गई है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम मूवी जो थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा बेकार मूवी थी। आई पर्सनली थिंक ये जो है स्पाइडरमैन की अभी तक की सबसे वीक मूवी थी। भले ही तुम इससे स्पाइडरमैन 3 से जो है कंपेयर करो या अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से, यहाँ हमें साफ देखने को मिल रहा है कि स्पाइडरमैन जो है वो कॉमिक्स की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, उतना ज़्यादा जीनियस नहीं है और इसे खुद पे भरोसा नहीं है। ये बेसिकली एक साइड कैरेक्टर बन गया है और कह सकते हो कि स्पाइडरमैन को पूरे तरीके से आयरन मैन का साइड किक दिखाया गया है, जबकि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन जो है कह सकते हो कि मार्वल कॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक काफ़ी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है और ये अर्थ 616 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है कॉमिक्स के अंदर। बट इसके बावजूद भी एमसीयू में इसे इतने बुरी तरीके से रियून्ड किया गया। सबसे बुरी चीज़ ये है कि मार्वल कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर को ही इन लोगों ने साइड किक बना दिया और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि फैंस ने इसे एज ए साइड किक एक्सेप्ट भी कर लिया और ये सच में काफ़ी बुरी चीज़ है जो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के साथ एमसीयू ने की है और हो सकता है कि शायद फ्यूचर में इस चीज़ को सही भी ना करे ये लोग। सो गाइज़, ये थे वो 10 कैरेक्टर जो कॉमिक में तो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है, बट एमसीयू में इन्हें पूरे तरीके से रियून कर दिया गया है। अब हो सकता है कि जो जेन्युइन मूवी ऑडियंस है वो मेरे इस लिस्ट से एग्री ना करे, उन्हें लगता हो कि ये कैरेक्टर्स जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट है, लेकिन कोई भी कॉमिक बुक फ़ैन इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करेगा कि एमसीयू ने इन 10 कैरेक्टर्स को काफ़ी बुरी तरीके से रियून किया है। और भी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मैं लिस्ट में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने उन्हें इंक्लूड किया है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।